नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वाले टॉपिक में हमें क्या कवर करना है, यूनिट 3 कवर करना है, ठीक है। और यूनिट 3 में जैसे ये वाला जो टॉपिक है वन संसाधन प्रकार और वितरण, ठीक है। तो ये हमने यूनिट 1 वाले पोर्शन में पढ़ लिया था, तो आपको सेपरेटली इसी में डाल दूंगा, मिल जाएगा आपको आराम से। अब इसमें हमको ये जो टॉपिक है खनिज ऊर्जा, फिर ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, फिर प्रमुख उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ऐसे टॉपिक पकड़ने हैं आपको, 30 नंबर इसमें आसानी से भी है, मिल भी जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हमारा आता है कि जो मिनरल्स हैं, है ना। तो दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है आपका मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस नहीं जानना है हमें, ठीक है। फिर दूसरा, जैसे जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसमें फेरस होता है, नॉन फेरस होता है और प्रीसियस होता है, ठीक। अब फेरस जो होते हैं जिसमें आयरन, मतलब जिसमें लौह, जो वो है लौह तत्व जो उसकी प्रधानता हो, तो आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड ये आ जाता है। फिर प्रीसियस में आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब आ जाता है, ठीक है। अब डायमंड तो उसमें आ जाएगा नॉन मेटल में, ठीक। तो ये आपको याद रखना है मेटालिक। तो मेटालिक को दो भाग में बांटिए, फेरस में और नॉन फेरस में। फेरस मतलब हो गया, मतलब जो मतलब वो लौह और अलौह, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए नॉन मेटालिक, ठीक है। नॉन मेटालिक को आप बांटिए एक एनर्जी मिनरल्स में और एक इंडस्ट्रियल मिनरल्स में। एनर्जी वाले में आपका कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगी। इंडस्ट्रियल में मिनरल्स में आपका लाइमस्टोन आ जाएगा, माइका आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा और पोटास आ जाएगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देख लिया कि मेटल के टाइप, ठीक है। मिनरल्स मतलब सॉरी मिनरल्स के टाइप देख लिए हमने। तो मिनरल्स में पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। फिर मेटल में हमने देख लिया फेरस, नॉन फेरस, अदर्स या प्रीसियस देख लिए। फिर हमने क्या नॉन मेटालिक में क्या देख लिया, एनर्जी वाले देख लिए और इंडस्ट्रियल मिनरल्स देख लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमें देखने हैं जो मिनरल्स हैं, तो वो इंडिया में कौन कौन से रीजन में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आप इसमें कितनी बेल्ट्स मिल जाती हैं, 7 बेल्ट्स हैं इसकी इंडिया में, ठीक है। तो पहली बेल्ट है छोटा नागपुर का प्लेटो आपका, जो छोटा नागपुर बेल्ट बोलते हैं उसको। फिर सेंट्रल बेल्ट जो है, तो ये सेंट्रल पार्ट में मिलता है, ठीक है। अभी आगे देख लेंगे डिटेल। फिर सदर्न बेल्ट है, फिर वेस्टर्न बेल्ट है, फिर साउथ वेस्टर्न बेल्ट है, ठीक है। तो देखिए, 4 तो आप दिशाओं से याद कर लीजिए कि सेंट्रल, सदर्न, वेस्टर्न, ठीक है, और साउथ वेस्टर्न, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न कहाँ आएगा, इधर आएगा, या फिर कर्नाटका वाले में। ये एक 4 हो गया। फिर आपका हिमालयन इधर ऊपर हो जाएगा, फिर इंडियन ओशन इधर हो जाएगा और छोटा नागपुर इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 बेल्ट आपकी हो गई, ठीक है। हिमालयन बेल्ट, इंडियन ओशन बेल्ट, ठीक है। अब सबको डिटेल से देख लेते हैं एक बार कि जो छोटा नागपुर प्लेटो है आपका, तो इंडियाज़ का मिनरल हार्टलैंड भी उसको बोलते हैं। तो इसमें मेजर मिनरल मिलेंगे आपको, ग्रेनाइट मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा, कोल मिलेगा, क्रोमाइट मिलेगा, माइका मिलेगा, एस्बेस्टस मिलेगा, ठीक। ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये दोनों को ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मोस्टली झारखंड, ठीक। जियोलॉजिकल फीचर्स कैसा है इसका, नीच चट्टानों से बना है और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा बेल्ट कौन सा है, सेंट्रल बेल्ट। तो सेंट्रल बेल्ट का एरिया देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसको आप, जो सेंट्रल बेल्ट है ना, इसको आप इससे कंसिडर मत कीजिए कि यहाँ उत्तर में जम्मू कश्मीर है, मध्य भारत है, इस हिसाब, मध्य प्रदेश, इस हिसाब से नहीं करिए। इसको आप इस हिसाब से करिए कि जो, जैसे मान लीजिए कि इतने रीजन में मिनरल्स मिल रहा है ना, तो उस हिसाब से उसको ऊपर नीचे करिए, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में सेंट्रल बेल्ट आ जाएगी, एमपी में आ जाएगी, तेलंगाना में आ जाएगी और महाराष्ट्र में आ जाएगी। और ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है, अभी का नहीं है। फिर बॉक्साइट, यूरेनियम, ठीक है, आपका यूरेनियम मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, लाइमस्टोन मिल जाएगा, माइका मिल जाएगा, ग्रेफाइट, मार्बल, कोल, ये सब मिल जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैग्नीज आपको मिल जाता है कहाँ पे, अपना भारवेली हो गया, भंडारा हो गया, नागपुर, ये सब जगह मिल जाता है, ठीक है। बॉक्साइट हो गया आपका रेणुकूट में मिल जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, तांबा मिल जाता है, ठीक है, मलाजखंड में, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी बेल्ट है, सदर्न बेल्ट है। तो सदर्न बेल्ट में हमारा जो तमिलनाडु वाला एरिया है और कर्नाटका वाला एरिया है। अब ये मिनरल्स, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है
कि कर्नाटक में ही गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो ये देखिएगा तमिलनाडु में जो सदर्न बेल्ट है उसमें तमिलनाडु और कर्नाटका का एरिया आता है। और मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीज, लिग्नाइट, माइका, जैसे लिग्नाइट है ये कोयले का टाइप है जो तमिलनाडु में मिलता है। बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, सेरेमिक, लाइमस्टोन, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर गोल्ड, आयरन ओर और क्रोमाइट, ठीक है। तो KGF। इसके बाद देखिए तो सदर्न बेल्ट हो गई। सदर्न बेल्ट के बाद फिर हम देखते हैं वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया में आपको कॉपर, ठीक है, मेजर मिनरल्स क्या मिल जाएंगे, कॉपर, ठीक है, जो राजस्थान वाले की बात चल रही है, लेड, जिंक, यूरेनियम, माइका, मैग्नीज, एस्बेस्टस, सॉल्ट, बिल्डिंग स्टोन, ठीक है, ये मकराना वगैरह में, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, ठीक, ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये एरिया है वेस्टर्न बेल्ट का। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर साउथ वेस्टर्न बेल्ट, तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट वाला इलाका ये है। और आप मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है, कभी कभी किसी जगह पे मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ये कर्नाटका, गोवा, केरला, इन जगहों पे इसका एक्सपांशन है। और यहाँ पे मेजर मिनरल आपको मिलेंगे इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड आपने जानते होंगे, इससे यूरेनियम वो बनता है, प्लूटोनियम बनता है, थोरियम बनता है। सिरेमिक, आयरन मेटल, बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन। तो ये सदर्न वेस्टर्न बेल्ट का एग्जांपल है। इसके बाद हम देखें हिमालयी बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सीमित खनिज संसाधन है पहली बात तो, और धात्विक खनिज मिलते हैं, ठीक है, और साथ ही यहाँ खनिज तेल की मिलने के चांसेस। और जम्मू कश्मीर में एस्बेस्टस नहीं, एंथ्रेसाइट जो है उस कोयले के दबे होने के प्रमाण है, ठीक है। तो ये हिमालयी बेल्ट का हम देखा। फिर इंडियन ओशन, ठीक है, तो ऑफशोर और सी बेड, ठीक है। ऑफशोर मतलब जैसे ये ऑफशोर हो गया, ये ऑनशोर हो गया। तो मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। तो जो जैसे बेसिन है, KGV बेसिन, कावेरी गोदावरी बेसिन में मिनरल्स, ये नेचुरल गैस का है। फिर मिनरल ऑयल जैसे अंकलेश्वर, यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो यहाँ पे मुंबई हाई में। फिर इसके बाद आपका सीवेड रिसोर्स में मैग्नीज नोड्यूल्स, फॉस्फोराइट नोड्यूल्स और बेरियम सल्फेट डिपॉजिट्स, ये सब मिलने के चांसेस हैं। तो ये हमारा पूरे जो बेल्ट है, 7 बेल्ट है, उसको हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स हैं उसके बारे में बेसिक्स हम देख लेते हैं। जैसे आयरन ओर सबसे पहले, ठीक है। आयरन ओर में ये टॉप प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, चाइना है, चौथे नंबर पे भारत है। रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील है, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में उड़ीसा टॉप प्रोड्यूसिंग में है। अब देखिए इसमें मत जाइए किसकी, हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इन सब में मत जाइए, ठीक है। बेसिकली आप याद रखिए जो आयरन ओर है उसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका है, फिर झारखंड है, फिर MP है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे भारत है विश्व में, और प्रोडक्शन में स्टेट में 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक। फिर 4 प्रोडक्शन एरियाज कौन कौन से इसके, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मतलब झारखंड और उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और पेनिनसुलर इंडिया में कर्नाटका और गोवा, और अदर में जो इन जगहों के अलावा जो स्थान आते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे देखें तो जो इसकी खदान है प्रमुख, ठीक है, तो उड़ीसा में है भाई, वहाँ मिल रहा है तो खदान वही होगी। तो बादाम पहाड़ियाँ, बांस पानी, कुरुबंद, क्योंझर, गुरु महिसानी, हीरापुर, मयूरभंज। तो आपको कम से कम 2 तो याद है, क्योंझर याद रख लीजिए, गुरु महासानी और मयूरभंज याद रख लीजिए आप, ठीक है, KGM। फिर छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और डल्ली राजहरा, ठीक है, ये डल्ली राजहरा, ये 2 खदान याद रखिए। फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख, मैग्नेटाइट, बेल्लारी, सिमोगा, चित्रदुर्ग, बाबा बूदन, बीजापुर, ठीक है। फिर झारखंड में नोआ मंडी, पलामू, सिंहभूमि, ठीक, ये प्रमुख खदानें हैं। फिर राजस्थान में नाथरापाल और थूर हुंडेर, ये प्रमुख खदानें हैं। और आंध्र प्रदेश में आपका वारंगल, कुरनूल, नेल्लौर, रमल्ला कोटा, ये सब इसकी मेन खदानें हैं, ठीक। अब जैसे कुछ आयरन ओर के अगर टाइप लिखने हैं आपको, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए आयरन ओर के बारे में, आयरन के बारे में, मतलब एरिया वितरण, ये सब चीज़ों के बारे में आ जाए, तो सबसे पहले तो आप इसमें इसके टाइप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके एरियाज़ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसकी आप प्रमुख खदानें लिखिए, ठीक है, और खदानें लिखिए तो मैप बनाइए, ठीक। खदानें लिखने के बाद फिर आप इसमें अदर्स में जो जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। तो बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। प्रमुख खदानें तो ज़रूर याद रखिएगा।
इसके बाद हम आते हैं बॉक्साइट में। ठीक, तो जो बॉक्साइट है इस वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद से गुलाबी या लाल पाया जाता है, बकवास चीज़ है। टर्सरी काल की लेटराइट शैलों में पाया जाता है। ठीक है, देश के 80% बॉक्साइट उत्पादन का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। शीर्ष उत्पादक व भंडारक जो हैं, तो शीर्ष उत्पादक देश गुयाना और ऑस्ट्रेलिया है। शीर्ष भंडारक में गुयाना, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया है। शीर्ष उत्पादक राज्य में उड़ीसा है, गुजरात है, फिर झारखंड है। शीर्ष भंडारक में उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो आप बस इतना याद रखिए, उड़ीसा उड़ीसा। ठीक है, अब आगे देखिए मैग्नीज देखिए। ठीक है, धारवाड़ शैलों में मिलता है बिल्कुल। अब जैसे मध्य प्रदेश में आपका जो मैग्नीज है ना, तो ये वाला जो इलाका है आपका, ठीक है, इसमें मिलता है। इस्पात निर्माण, धातु कर्म, रासायनिक उद्योग, चमड़ा, फोटोग्राफी, शुष्क बैटरी, पेंट, कांच उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, टाइल आदि में इसका जो है उपयोग होता है। फिर अयस्क, पायरोलुसाइट, साइलोमेलीन, ब्रूनाइट, इसके अयस्क हैं। ब्राउनाइट, ठीक है। इसके शीर्ष उत्पादक में देखेंगे अगर आप देश में, तो दक्षिण अफ्रीका टॉप में है। शीर्ष भंडारक में देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका टॉप में है। ठीक है, फिर अगर आप इसका देखेंगे कि शीर्ष उत्पादक राज्य में देखेंगे तो एमपी टॉप में है 34%, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। फिर शीर्ष भंडारक में देखेंगे तो उड़ीसा टॉप में है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन और हो गया। अब अगला है अपना तांबा। ठीक, तो देखिए जो तांबा है, कॉपर, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। तन्य, नरम, विद्युत की सुचालक है। ठीक, इसका उपयोग, तांबा का उपयोग जैसे जो होता है ना टिन प्लस कांसा मिल करके, टिन ब्रॉन्ज कांस मतलब उपयोग होता है, मिक्स होता है। तांबा, जस्ता, सल और विद्युत यंत्रों, आभूषण, रेडियो, मोटर आदि में इसका उपयोग होता है। इसके शीर्ष उत्पादक देश में चिली, पेरू, कांगो ये सब हैं। शीर्ष भंडारक में चिली, ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष उत्पादक में एमपी है और शीर्ष भंडारक में राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, और एमपी सेकंड नंबर पे है। अब अगला हमें देखना, इसी में हम देखते हैं कि प्रमुख इसके कुछ क्षेत्र उत्पादक। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में मलाजखंड, बालाघाट। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा। फिर आपका झारखंड में मुसाबनी, सिंहभूमि, घाटशिला, राजमहल, पलामू, संथाल परगना पूरा जिला ही है, इधर मिल जाती है। कुछ कंपनियां जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी राजस्थान, घाटशिला आरखंड, ये आपका झारखंड है। ठीक, और मलाजखंड एमपी में। ये कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो खदान है। फिर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, दाहेज, गुजरात। ठीक है, स्टारलाइट इंडस्ट्रीज़, यूथुखड़ी, तमिलनाडु। ये कुछ कंपनियां हैं, याद रख ली तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। फिर आपका कुछ चांदी है ये। ठीक है, सामान्यतः अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सीसा, जस्ता व तांबा के साथ मिश्रित रूप में मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग आभूषण, संपत्ति, रसायन और फोटोग्राफी में किया जाता है। शीर्ष उत्पादक देश मैक्सिको है चांदी का। शीर्ष भंडारक देश पेरू है। शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है और शीर्ष भंडारक राज्य राजस्थान है 86%। ठीक, प्रमुख क्षेत्र राजस्थान चंदेरिया, जावर व चित्तौड़गढ़ है। कर्नाटक कोलार, हट्टी, चित्रदुर्ग व रायचूर है प्रमुख क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर, कुरनूल ये प्रमुख क्षेत्र है। तो राजस्थान में चंदेरिया, जावर व चित्तौड़गढ़, और कर्नाटक में कोलार, हट्टी। ठीक है, साथ ही चित्रदुर्ग व रायचूर ये उसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर, कुरनूल ये प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। इसके बाद अगर आप देखें सोना, ठीक है, तो सोना अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानों में, क्वार्ट्ज की शिराओं से कुछ तथा कुछ मात्रा में नदियों की रेत में प्लेसर निक्षेप से। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, सोन नदी, इन सब मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप देखेंगे इसमें कि भारत में विश्व का केवल 0.78% सोना पाया जाता है, जबकि भारत चीन के बाद सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, और आप जान सकते हैं क्यों, कमेंट मत करवाइए। उपयोग क्या है, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, दंत चिकित्सा, मुद्रा आदि में। ठीक है, कुछ लोग मोबाइल के कवर में भी लगाते हैं।
शीर्ष उत्पादक और भंडारक क्या है? उत्पादक देश चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। भंडारक देश ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका। शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटका, झारखंड। शीर्ष भंडारक राज्य में बिहार, ठीक है, राजस्थान और कर्नाटक। ये हमारा हो गया मिनरल्स वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो एनर्जी वाला पोर्शन है ना वो देखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, प्रोवाइड स्टेबल एनर्जी सप्लाई बट लिमिटेड सस्टेनेबिलिटी। और वही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो देखिए यहाँ पे बना है ना, ये धुआं निकल रहा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ निकल नहीं रहा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखिए जो एनर्जी रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, नॉन रिन्यू, ठीक है। तो नॉन रिन्यू में आपका कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, ठीक। ये आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब आते हैं, अब जैसे कोल है तो अब इसके बारे में आगे देखेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के बारे में आगे देखेंगे। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन। इसके बाद आप देखिए कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, तो एक सेकंड का समय दीजिएगा। ओके, तो जैसे हमने इसके पहले क्या देखा, ये वाला अपना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और ये वाला है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स वाले में सोलर एनर्जी है, ये बताने की जरूरत है नहीं, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है और ओटीसी एनर्जी, ठीक है। ये तीनों आपका ओशन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल, वेव एनर्जी, अच्छा हाइड्रोजन फ्यूल भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, ये तो आप इसमें आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम इसमें देखें यहाँ पे कि कंपैरिजन करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी के अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल की जो नेचुरली क्या है, रिप्लेनिस्ड है, मतलब कि ऐसा है कि इसकी रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्स है ना वो मतलब वो हमेशा रहेगा, उपलब्ध रहेगा, जबकि नॉन रिन्यूएबल फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, और ये इनफाइनाइट है। फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, रिन्यूएबल क्या है, इको फ्रेंडली है, और नॉन रिन्यूएबल क्या है, पॉल्यूटिंग है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कॉस्ट फैक्टर देखेंगे, तो रिन्यूएबल जो है वो उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो उसकी इनिशियल कॉस्ट चीपर है, ठीक। और सस्टेनेबिलिटी देखेंगे तो रिन्यूएबल की सस्टेनेबिलिटी है और नॉन रिन्यूएबल की डिप्लीटिंग है, ठीक है। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और सतत नहीं है ये, ठीक है। इसके साथ ही इसमें आप वो लिख सकते हैं, टाइप लिख देंगे, ठीक है, कि या फिर एग्जाम्पल जिसको हम कहें वो लिख देंगे, किसी क्या क्या एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही साथ में आप ये लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन लिख सकते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट वही आ गया। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक मतलब दोनों जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल वाले में, ठीक। तो जो नॉन रिन्यूएबल वाला था उसमें हम सबसे पहले देखा था हमने कोल। तो जो कोल है वो कितना टाइप का होता है, ठीक है, बस बेसिक जानना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। ये 4 टाइप का होता है। एंथ्रेसाइट में हाईएस्ट कार्बन होता है और मॉइस्चर लो होता है और इंडस्ट्रियल हीटिंग होती है। बिटुमिनस में जो इंडिया में कॉमन है वो पावर प्लांट्स, स्टील प्रोडक्शन, इन सब में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लिग्नाइट, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, हाई मॉइस्चर होता है इसमें और लोकल पावर जनरेशन होती है इसमें। फिर जो पीट होता है वो लोएस्ट ग्रेड का होता है, वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब कैलोरी वैल्यू इसकी बहुत लो होती है और लिमिटेड यूज होता है इसका, क्योंकि अभी भी इसमें लकड़ी की तरह से धुआं निकलता है इसमें एकदम, ठीक है। तो अभी भी इनिशियल स्टेज की लकड़ी ही है ये। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 टाइप का होता है। अब देखिए जो कोयला है, कोल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो आपको झारखंड में मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा और मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक। मेजर कोल प्रोड्यूसर है इंडिया में भी झारखंड, ठीक।
फिर अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन में देखेंगे तो यही कुछ मिल जाएगा आपको, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और जैसे मेजर कोल प्रोडक्शन में है ये भी, ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं आपके, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पे आपको झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि मेजर कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, तो अगर आप मेजर कोल माइंस देख रहे हैं तो आप कहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ कोल मिलता है, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, ये 3 जगह जहाँ मेजर कोल माइंस है, ठीक है। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, आप इसमें मैप का सहारा लेके बना सकते हैं। फिर उड़ीसा में तलचर और ईब वैली, ठीक है, ईब घाटी, ठीक है, ईब क्या करूँ वाला ईब। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा, गेवरा, ठीक है, और दुर्ग हो गया आपका, भिलाई हो गया। फिर वेस्ट बंगाल में रानीगंज, मध्य प्रदेश में सोहागपुर वाला कोलफील्ड और सिंगरौली वाला, ठीक है। सोहागपुर में आपका जोहिला वाला कोलफील्ड आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जितनी खदानें आती हैं उनके सबके आपका नाम लिख सकते हैं, और सिंगरौली कोलफील्ड वाला, ठीक है। ये मेजर कोल माइंस है। अब ऑयल रिजर्व, ठीक है, तो हमने देखा कोल के टाइप देख लिए, रिजर्व देख लिया, प्रोडक्शन देख लिया, इसके साथ ही हमने खदान देख ली, ठीक है। अब अगला है ऑयल रिजर्व, ठीक है। तो ऑयल रिजर्व जो है, अब इसमें हमें तेल के बारे में नहीं पढ़ना, रिफाइनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, बस एरिया देखने कहाँ कहाँ है। तो मुंबई हाई आपका हो गया, ठीक है। मुंबई है जो लार्जेस्ट ऑफ शोर ऑयल रिजर्व, देखिए ये होता है ऑन शोर, ये होता है ऑफ शोर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अपतटी और उपतटी, ठीक। फिर गोदावरी का कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। अब कृष्णा गोदावरी, अगर मैं इसको आपको मैप से बता दूं, जैसे अगर मैप बनाया जाए, ठीक है, तो आपका सबसे पहले हो गया मुंबई हाई, तो ये वाला एरिया होगा आपका मुंबई हाई। फिर दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो ये वाला एरिया होगा आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। फिर राजस्थान में ये जो एरिया है, यहाँ पे ये कंटेंस किया हुआ सिग्निफिकेंट ऑन शोर, ठीक है। देखिए ये दिखाता है कि किसी ज़माने में राजस्थान जो था वो समुद्र से अटैच था, ठीक है ना, वो समुद्र के किनारे था। फिर असम, ठीक है, तो ये वाला भी इलाका भी, अब समझ सकते हैं आप, पहले क्या था, ये इतना था, ठीक है। फिर बाद में वो यूरेशियन प्लेट से टकराया, हिमालय बना, फिर वहाँ पे जो नदियाँ पहले बहती थी, इंडो ब्रह्मा नदी, वो 3 भाग में बटी, फिर यहाँ मैदान बन गया उत्तर का, नहीं तो उसके पहले तो सभी सपाट ही था। फिर असम में डिगबोई वगैरह जो क्षेत्र है, नोन एज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है ये। फिर कैम्बे बेसिन है ना, फीचर्स एन इम्पॉर्टेंट ऑनशोर ऑयल फील्ड, तो ऑनशोर मतलब कि ये अंदर साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑयल रिजर्व से इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो आप पाएंगे ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। तो कुछ ऑयल रिफाइनरीज के भी नाम देखिए, जैसे जामनगर रिफाइनरी, जामनगर गुजरात, और जहाँ पे वन तारा है ना, वन तारा नाम है ना उसका, जंगल बनाया पूरा अंबानी जी ने। फिर कोच्चि रिफाइनरी मैनेज बाई भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कोच्चि आपका केरला। फिर मुंबई, कोच्चि के लिए था वो एक मूवी दिखेगा, मंजूमेल बॉयज़, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। फिर मुंबई रिफाइनरी मैनेज बाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई रिफाइनरी जो आपका ऑफशोर है। फिर बरौनी रिफाइनरी मैनेज बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। फिर हल्दिया रिफाइनरी मैनेज बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर वडीनार, फिर इसके बाद आपका पानीपत रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी। तो ये 5-6 रिजर्व एरिया मैंने बता दी, और ये रिफाइनरीज इंडिया की रिफाइनरीज बता दी। ये आप इसको 2-4 बार देख लीजिए, आपको बनने लग जाएगा ये। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन की छोटी मात्रा से बना है। यह कोयले और तेल की तुलना में एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, खाना पकाने, औद्योगिक हीटिंग के लिए किया जाता है। भूमिगत जलाशयों में पाया जाने वाला यह गैस ड्रिलिंग के माध्यम से निकाला जाता है और वैश्विक व्यापार के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया जाता है।
या LNG के रूप में तरलीकृत किया जाता है। ठीक, अब इसका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में, कुकिंग में, इंडस्ट्रियल फ्यूल में। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, अंडरग्राउंड मिलता है तो ट्रांसपोर्टेड होता है पाइपलाइन के द्वारा या LNG के द्वारा। इसमें प्राइमरीली मीथेन होता है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मीथेन खुद एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो मेजर नेचुरल गैस रिजर्व कहाँ पे है, अगर देखें आप तो मुंबई हाई में है। तो जिन जगहों पे पेट्रोलियम मिलता है ना, मोटामोटी उसी में जो चट्टानें होती हैं तो उसी में ये छुपी होती है। बस उनको क्या होता है कि जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए इसमें पेट्रोलियम मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच की चट्टान के बीच में गैस जो होगी तो एक्सट्रैक्ट उसको करना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर लाना तो और मुश्किल होता है। तो मुंबई हाई हो गया, KGB कृष्णा गोदावरी बेसिन हो आपका, फिर कावेरी बेसिन हो गया, फिर कैम्बे बेसिन हो गया, फिर आसाम अराकान बेसिन। ये आपकी मेजर नेचुरल गैस रिजर्व है इंडिया में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाले में हमें क्या देखना है, ठीक है पावर स्टेशन बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान विखंडन या संलयन के माध्यम से जारी होती है। यह एक शक्तिशाली और कुशल ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे बेनिफिट नहीं बताना है, यहाँ पे इसका सोर्स क्या है, एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम एटॉमिक फिजन। इसकी एफिशिएंसी देखिए, प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी विथ मिनिमल फ्यूल और इको फ्रेंडली भी जनरेट्स लो कार्बन एमिशन। हाँ, इस मामले में तो इको फ्रेंडली है, लेकिन अगर गलती से अगर इसका कुछ निगेटिव रिएक्शन हो गया, हाँ, तो वो आप हिरोशिमा, फिर आप जो कौन सी थी वो यूक्रेन में जो 1986 में घटना हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जैसे आप देखेंगे कि अच्छा एक चीज़, वो एक फैक्ट और बता दूं मैं कि जो ऑयल है ना, तो अभी जो है यूपी में बरेली में ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, तो एक वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए आगे चल के। तो तारापुर स्टेशन महाराष्ट्र, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फिर आपका रावत भाटा स्टेशन राजस्थान में है, फिर आपका कुडनकुलम प्लांट जो है, फिर उसके बाद आपका कैगा जो है कर्नाटका में है। ठीक है, कुडनकुलम मेरे ख्याल से तमिलनाडु में। ठीक है, फिर कलपक्कम प्लांट, ये ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है। फिर कलपक्कम के बाद नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और फिर काकरापारा स्टेशन है गुजरात में सूरत के पास, और चेन्नई स्टेशन है कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हमारे हो गए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक, कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं और कुछ इस टाइप से हैं। अब पाथवेज टू रिन्यूएबल एनर्जी, अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़े अगर हम, है ना, हमने देख लिया नॉन रिन्यूएबल देख लिया, अब हम अगर रिन्यूएबल की बात करें तो आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, आपका OTEC है ना, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका वेव एनर्जी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सोलर एनर्जी का पोटेंशियल क्या है इंडिया में और उसके फ़ायदे क्या हैं इंडिया में। ठीक है, सोलर एनर्जी के पहले देख लेते हैं एक बार जो रिन्यूएबल एनर्जी है टोटल, है ना, जैसे सोलर मिलती है, विंड मिलती है, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, ओटेक, वेव, ये सब है। तो जितनी भी एनर्जी है उनमें हम दो तीन चीज़ देखेंगे, जैसे पोटेंशियल है ना, उसका पोटेंशियल देखेंगे। तो सोलर एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, पहली बात तो ये है कि जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब सोलर एनर्जी है क्या, ये यहाँ पे हम सिंपल समझ बोल रहा हूँ कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट टाइप में जितना भी हमारी चीज़ें कवर हो जाएं, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक देखते चलेंगे। तो ये प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स पर ये फोटोवोल्टिक सेल होती है, इन प्लेट्स पर रोशनी पड़ती है और इससे फिर एनर्जी बनती है। जो बैटरी वाला सिस्टम होता है, फिर वो डायरेक्ट को अल्टरनेट करंट में बदलते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें रहती हैं। अब पोटेंशियल क्या है इंडिया में, तो जो स्टेट्स हैं, जैसे कि आप देखिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से अपनी कैंसर गुजरती है। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे
साल भर उच्च प्रकाश रहता है सूर्य का। दूसरा 350 प्लस सनी डेज है, मतलब देखिए अगर 365 दिन में से 300 दिन ऐसे होते हैं कि पर्याप्त रूप से सूर्य निकलता है, ठीक है। फिर हाई सोलर रेडिएशन, जैसे 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनुअली, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, जैसे नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम, फिर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, फिर आपका इसके साथ ही देखिए तो क्या कहना चाहिए, पंचामृत मिशन, ठीक है, तमाम चीज़ें। फिर रूफ टॉप सोलर मिशन, ये सब चीज़ें हैं। करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 70 गीगावाट के आसपास है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सोलर एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में। अब अगर हम देखें सोलर पोटेंशियल के बाद, अगर हम ये देखें कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स मारे हैं, तो देखिए इंडिया सोलर एनर्जी जर्नी की इनिशिएटिव, ठीक है। तो 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया, तो इसके तहत नेशनल सोलर मिशन बना, ठीक है। फिर नेशनल सोलर मिशन लॉन्च हुआ 2010 में। 2008 में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज़ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। फिर 2010 में ही रूफ टॉप फोटोवोल्टिक एंड स्मॉल सोलर पावर जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। फिर 2011 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना। फिर 2014 में सोलर पार्क स्कीम आई, ठीक है। तो सोलर पार्क स्कीम जो है ना, इसी के थ्रू क्या हुआ था, जो आप देखेंगे कि आपका जो 750 मेगावाट का जो रीवा में सोलर पावर प्लांट बना हुआ है ना, वैसी सोलर पार्क के थ्रू बना हुआ, ठीक है। फिर 2014 में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, कि घर की छतों पर, ठीक है, पर्याप्त जगह तो वहाँ पे घर की छतों पर, तो इतना तो हो सकता है कि एक घर का मतलब आराम से पानी का, ठीक है, जैसे पानी गर्म हो जाएगा, दूसरी बात जो इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिर 2016 में अटल ज्योति योजना आई। इसमें क्या करना था, इसमें जो स्ट्रीट थे ना, उस इस रास्ते पे सोलर लैंप लगाने थे, ठीक है। तो दिन में चार्ज हो जाते और रात में चलते। फिर 2018 में सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, तो सृष्टि मिशन आया। तो 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके 2 दिन बाद ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आई। तो इसमें रूफ टॉप सोलर सिस्टम वाला सीन था, ठीक है। और जो सरप्लस बिजली है वो बेच भी सकते हैं आगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी। इसके बाद चैलेंजेस क्या हैं, सो सोलर एनर्जी से संबंधित कुछ चैलेंजेस तो होंगे ही, ठीक है। तो कॉस्ट इशू, ठीक है। अगर आप अपने घर में, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं और आपका मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ठीक, और आपके घर में नॉर्मल वो बेसिक चीज़ें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब तमाम चीज़ें हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मोटा मोटी आपको 2 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। और साल भर का मोटा माटी मान लीजिए 10 से 20 हज़ार मेंटेनेंस चार्ज भी होगा। हाँ, तो ये है कि एक बार में 2 लाख खर्च भी हो जाएंगे ना, तो आपका वो बहुत पैसा ही बचाएगा, इतना तो श्योर है। जो आपका हर महीने 1500 1400 बिल आता है, उसका आगे तो कुछ भी नहीं है फिर तो। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट, स्टोरेज इशू है, ठीक है। घर की बात चल रही है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए एक जगह से सप्लाई करके दूसरी जगह भेजना, तब स्टोरेज इशू है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब जैसे ग्रिड सिस्टम जो है वो अच्छे से नहीं बना है, जैसे कि इसमें बना हुआ है, जो हम कोल से इनसे एनर्जी बना के भेजते हैं, तो इसमें उतना अच्छा नहीं बना है। तो ग्रिड इंटीग्रेशन का इशू है, ट्रांसमिशन का इशू है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसमिशन जो है वो स्लो है। फिर इंटरमिटेंट एनर्जी सप्लाई है। फिर वेदर डिपेंडेंसी है, कि मतलब वेदर पे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी मतलब ये अगर ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पे 365 दिन में अगर 300 दिन वेदर अच्छा है तो क्या ही दिक्कत है। फिर इन्वायरमेंटल डिपेंडेंसी है, ठीक है, मतलब लैंड होनी चाहिए अच्छी खासी, बड़ी लैंड, एक बड़ा एरिया चाहिए। फिर रिसाइकलिंग चैलेंज है, कि मतलब ये भी, अगर जैसे पहली बात तो ये जो सोलर प्लेट है, ठीक है, इसको बनाने के लिए एनर्जी लग रही होगी, तो इसमें तो नॉन रिन्यूएबल खर्च हो रही होगी, तो इससे पोल्यूशन हो रहा है। फिर सोलर प्लेट जब बन जाएगी, बन जाने के बाद इसका 10 साल 20 साल मान लीजिए आप यूज़ कर लिए, उसके बाद उस प्लेट को आप कैसे रिसाइकल करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका चैलेंज है। एफिशिएंसी की समस्या है और टेक्नोलॉजी कॉन्स्ट्रेशन है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से लेकर कुछ बाधाएं हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी जो है किफ़ायती है, काम की है मतलब। इसके बाद हम देखते हैं जो विंड एनर्जी है, तो उसका ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले हाई विंड पोटेंशियल इंडिया में, ठीक है। इंडिया हैज़ ओवर 100 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की बात चल रही है। जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब लीडिंग स्टेट हैं इसमें। फिर ऑफशोर विंड पोटेंशियल देखेंगे अगर, तो कोस्टल रीजन्स स्पेशली गुजरात, तमिलनाडु, ये सब जो हैं
ऑफशोर विंड पोटेंशियल यहाँ बहुत अच्छा है, ऑफशोर विंड पोटेंशियल मतलब कि इधर पे लगाने के लिए। फिर ग्रोइंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंडिया इज अमंग द टॉप ग्लोबल विंड पावर प्रोड्यूसर्स। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट तो हो ही रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि विंड एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। जैसे आप देखिए 2015 में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी प्रमोट्स, इसमें 30 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2030 तक। फिर 2015 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स किया गया है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का, इसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद 2016 में रिपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स पॉलिसी, ताकि जो टरबाइन है उसको अपग्रेड किया जा सके। फिर 2018 में नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी आई, ठीक है, इनकरेजेस हाइब्रिड पावर प्लांट्स, मतलब कि जो सोलर प्लेट है ना, सॉरी, जो ये पवन चक्कियाँ हैं इन पे ही हम सोलर प्लेट लगा दें, ठीक है, तो दोनों एक साथ दो काम, एक पंथ दो काज होते रहेंगे। फिर 2021 में ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन कोस्टल पोटेंशियल, ठीक है, तो कोस्टल में क्या होती है, वहाँ पे हवाएं भी आबाद रूप से बहती हैं और वहाँ पे ज़मीन वमीन इंक्रोचमेंट सब दिक्कत भी नहीं आएगी। पर कुछ चैलेंजेस तो होंगे, तो भाई चैलेंजेस तो हैं, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। और जो अब देखिए जो सोलर एनर्जी है उसको तो छत में भी लगा सकते हैं, इसको छत में तो लगा नहीं सकते ना, इसके लिए अच्छा हिली एरिया चाहिए, और हिली एरिया के साथ साथ वहाँ तक ये सामान को पहुँचाने में भी दिक्कत होती है। और फिर वहाँ से अब देखिए जिस एरिया में इंसान रह रहा होगा वहाँ तो इसको लगा नहीं सकते, और जिस एरिया में इंसान नहीं रह रहा वहीं लगाना है, लेकिन जिस एरिया में इंसान नहीं रह रहा वहाँ तो इसका यूज है नहीं ना, इसको दूर भेजना है तो उसकी भी दिक्कत है। तो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, विंड स्पीड रिक्वायरमेंट, लोकेशन सूटेबिलिटी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर नीड्स, कॉस्ट इम्प्लीकेशन, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, सेटअप कॉस्ट, फाइनेंशियल बर्डन, ये सब है। फिर नॉइस पॉल्यूशन भी है, कम्युनिटी इम्पैक्ट, नॉइस लेवल्स, फिर इंटरमिटेंट पावर जनरेशन है, विंड डिपेंडेंसी है, सीजनल वेरिएशंस है, फिर लैंड एंड स्पेस रिक्वायरमेंट है, तो लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। फिर ग्रिड इंटीग्रेशन इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड सप्लाई स्टेबिलिटी, स्टोरेज चैलेंजेस है, हाई कॉस्ट, लिमिटेड सॉल्यूशंस, और बर्ड कोलिजन्स होता है, बैट कोलिजन्स होता है, तो इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ भी है। तो ये सब चीज़ें इसके चैलेंजेस हैं, बस आपको सीधे सीधे उठा के ही पटकना है, ज़्यादा लोड ही नहीं लेना है। फिर हाइड्रो पावर, ठीक है, जो हम वाटर से एनर्जी बनाते हैं, तो इसका ओवरव्यू क्या है, तो अबेंडेंट वाटर रिसोर्स, इंडियाज वास्ट वाटर रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल। देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, फिर आपका इंडस, इसका रिवर सिस्टम है, फिर आपका प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम है, तो नदियों का तो मायका है इंडिया। फिर मेजर रिवर बेसिन, देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सब चीज़ें। फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, करंट हाइड्रो पावर कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 47 गीगावाट। पम्प्ड स्टोरेज potential, India has significant potential for pumped storage at 96 गीगावाट। फिर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो 25 मेगावाट से कम करते हैं उसमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि चैलेंजेस क्या है हाइड्रो पावर के, ठीक है, चैलेंजेस क्या है, तो भाई चैलेंजेस इसका ये है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट वाला सिस्टम रहता है, कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये एक स्टेट है दूसरा स्टेट है, अब इसने यहाँ डैम बना लिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये डैम बना के एनर्जी पोटेंशियल स्थापित कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, तो ये वाला जो स्टेट है इसके पास, इसको ये तभी निकाल पाएगा ना जब यहाँ पानी स्टोर करेगा, पानी स्टोर करके यहाँ पानी कम आएगा, तो ये इन दोनों के बीच इंटर वाटर डिस्प्यूट चलेगा। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट, एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डैम बनाना है तो अच्छा खासा पैसा लगता है, फिर डैम बनाना है तो अब डैम बनाएं तो इधर पानी भरेगा तो इतना एरिया पूरा जो है ड्यूब क्षेत्र में आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होगा, यहाँ के पेड़ डूब जाएंगे, यहाँ के जो पक्षी वो कहाँ जाएंगे, हैबिटेट लॉस होगा, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक लाइफ। फिर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम होगी, लीगल एंड सोशल हर्डल्स इन लैंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज रिस्क हो सकता है, साथ ही साथ में आपका जो अर्थक्वेक है उसकी भी, जैसे कोयना डैम जो बना है तो उसमें कई बार अर्थक्वेक आ चुके हैं। फिर सेडिमेंटेशन सिल्टेशन का इशू होता है। फिर उसके बाद लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, एक्सटेंडेड प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन टाइम्स। बहुत इस 1984 में भूमि नारियल फोड़ दिए थे, किसका, सरदार सरोवर डैम का,
ठीक है, 2018 या फिर 2014-15 के आसपास जाकर के उसका इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। मतलब समझ रहे हैं कि जो जिसने नारियल फोड़ा होगा वो ख़त्म हो गया होगा। अब बायोमास, तो बायोमास जो है ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, मतलब नवीकरणीय, लकड़ी, कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। देखिए, बायो प्लस मास, बायो मतलब जीव, ठीक है, अब जीव में आता है आपका मनुष्य प्लस फ्लोराफोना प्लस जानवर, ये सब आ गए, ठीक है। अब देखिए, जो पशु, जो जानवर है, इनके जो अपशिष्ट हैं, जैसे कि इनके अपशिष्ट में क्या, जैसे मल हो गया, ठीक है, मनुष्य भी यही चीज़ मल हो गए। अब फिर उसके बाद जो आपके पेड़ पौधे हैं, तो इनकी पत्तियां हो गई, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो अब क्या है, ये और जो मास का मतलब होता है कोई पदार्थ, कोई चीज़, कोई वॉल्यूम जो घेरती हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि इस टाइप से जो भी पदार्थ हों वो सब क्या हो जाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। तो अगर जैसे से लिक्विड हो जाएगा तो यही इसी से गैसियस चीज़ बनेगी तो बायोगैस हो जाएगा, ठीक है, फिर वही बायोफ्यूल हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें। तो बायोमास से बायोफ्यूल बनता है। अब बायोफ्यूल गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में कर सकते हो, हीटिंग में कर सकते हो, दहन में कर सकते हो, गैसीकरण या जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जैव ईंधन के लिए किया जाता है। तो बायोमास क्या है, एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो लकड़ी, कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस जैसी चीज़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब बायोमास जो है ना, एक्सप्लोरिंग एडवांस्ड बायोफ्यूल जनरेशन एंड देयर रिसोर्सेज। तो देखिए, बायोफ्यूल जो होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम जो ईडेबल क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, दीज आर द मोस्ट कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। सेकंड जनरेशन वाले में जो नॉन फूड बायोमास होते हैं ना, जैसे कि बगासी हो गया, बगासी का मतलब जो अपना वो है ना, गन्ना है, तो गन्ने को जब निचोड़ लिया जाता है तो फिर जो वेस्ट निकलता है वो उसका यूज हो रहा है नॉन फूड का। फिर थर्ड जनरेशन में दीज बायोफ्यूल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो एल्गी एंड एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, तो जो एल्गी वगैरह होती है ना, जो पानी में जमा रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। और फिर फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में क्रिएटेड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर सिंथेटिक बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो ये मतलब जो है इंजीनियर किया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दीज आर सिंथेटिक बायोफ्यूल्स। तो ये 4 टाइप हैं इसके, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसका पोटेंशियल क्या है इंडिया में। भाई बहुत पोटेंशियल है। कैसे, अबंडेंट एबिलिटी, एग्रीकल्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है। आप देखिए कि मतलब जैसे कैसे बताऊं, मतलब एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर हुआ तो जैसे हमने धान बोया, तो अब जैसे ये धान की फसल है, अब यहाँ पे ये वाला एरिया बस काम का है, बाकी जो पूरा डंठल ये सब चीज़ें हैं ये किस में जाता है, ये वेस्ट में जाता है ना, तो बायोमास में यूज होगा, ठीक है। फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में काम आ जाएगा, डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन है रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में ही ज़्यादा आपको बायोमास मिलेगा, तो यही रॉ मटेरियल है, यहीं से हम माल तैयार कर सकते हैं। फिर वेस्ट टू एनर्जी पोटेंशियल, तो 1.5 लाख प्लस टन डेली मतलब बायोमास निकलता है, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं इससे हम। 10 गीगावाट तक की कैपेसिटी है इसकी। बायोफ्यूल प्रोडक्शन कर सकते हैं, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल, तो ये आपका पूरा 100% फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनिशिएटिव क्या क्या लिया भारत ने, तो भारत ने इनिशिएटिव लिया नेशनल बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, सपोर्ट बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में आई आपकी, ये फोकस करती एथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी इन सब की प्रोडक्शन में। फिर सतत इनिशिएटिव प्रमोट्स कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट बायोमास, ठीक। फिर वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम इनकरेज बायो मिथेनेशन एंड इंसिनरेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसके बाद गोवर्धन स्कीम आई थी, तो कन्वर्ट्स कैटल डंग एंड फार्म वेस्ट इनटू बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इसके बाद अगर आप देखें इसमें
कि बायोमास में चैलेंजेस क्या हैं। तो भाई चैलेंजेस भी कुछ हैं। सीजनल अवेलेबिलिटी, सप्लाई फ्लक्चुएट्स विथ एग्रीकल्चरल स्टाइल, मतलब धान गेहूँ जो है ये सीजनल है ना। अब हर साल धान हर साल गेहूँ तो होता ही है, लेकिन आपको 3 4 5 महीने बाद मिल जाएगा, फिर बाकी के 6 महीने आपको नहीं मिलेगा वो चीज़। फिर लो एनर्जी डेंसिटी है, रिक्वायर लार्ज अमाउंट फॉर सिग्निफिकेंट पावर, मतलब हमको 1 गीगावाट 2 गीगावाट से कुछ ही ना होगा, बहुत लंबे अमाउंट में चीज़ें चाहिए। फिर एमिशन कंसर्न्स, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट कम्बिशन, अगर अच्छे से नहीं जला वो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब तमाम चीज़ें निकलने का खतरा है। स्टोरेज इशू है, बायोमास डिटेरिएट्स ड्यू टू मॉइस्चर एंड माइक्रोब्स, ठीक है, और अगर उसका ढंग से स्टोरेज नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। फिर हाई कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बल्कि बायोमास इंक्रीजेस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब लेट सपोज आपको कोई बायोमास एक जगह से मान लीजिए कि गोबर ही है, एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना है, कितना उसका ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब समझिए कितना महंगा हो जाएगा वो। और फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए पॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद लैंड यूज कंपटीशन है ना, कम्पीट्स विद फूड क्रॉप्स फॉर एरेबल लैंड। तो मतलब दिक्कतें हैं इसके साथ बहुत सारी, बाकी अच्छा भी है। फिर भूतापीय एनर्जी में हम आते हैं। भूतापीय एनर्जी आपकी क्या है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा ये भी एक अक्षय ऊर्जा है जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ऊष्मा से प्राप्त होती है। इसका उपयोग भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों, प्रत्यक्ष तापन प्रणालियों का उपयोग करके बिजली उत्पादन, तापन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, ये आपके घर में गैस चूल्हा हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने कोई पतीला चढ़ा दिया, अब ये आपने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये गर्म हो रहा है नीचे से, और यहाँ से फिर इसमें भाप निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे नीचे पे क्या है कि यहाँ पे लावा जैसी चीज़ें हैं, गर्म स्थिति है, ठीक है। अब इसमें पड़ रहा है जो ग्राउंड वाटर से पानी आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ रहा है। तो अब ये स्टीम बन के यहाँ से निकलेगा, ज़मीन से बाहर निकलेगा, तो ये पास तो गरम गरम हीट देगा ये, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है ये भूताप, मतलब जो भूमि है इसका ताप है। अब इससे जो ऊर्जा बनाएंगे उसको भूतापीय ऊर्जा मिलेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा है ना, उसका पोटेंशियल क्या है, मतलब हार्नेसिंग करते हैं उसको एक बार देखते हैं। तो एस्टिमेटेड पोटेंशियल 10 गीगावाट के आसपास है उसका। अच्छा, पूगा वैली, तातापानी, अंबिकापुर और मणिकरण हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ रीजन है। इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन पूगा वैली लद्दाख। फिर उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन, जियोथर्मल एनर्जी इज यूज फॉर हीटिंग, फार्मिंग, स्पा रिजॉर्ट्स, ठीक है, आराम से इसका यूज किया जा सकता है। फिर अनटैप्ड पोटेंशियल, इंडिया हैज़ नॉट येट कॉमर्शलाइज जियोथर्मल पावर ऑन अ लार्ज स्केल, बट कुछ कुछ जगहों पे इसका यूज हो रहा है। देखिए, आज जो बेसिक्स है ना वो कल का क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, याद रखिएगा। चैलेंजेस है कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है कि उसको निकाला कैसे बाहर से जाए। फिर अगर उसको निकालना जाए तो उसका हाई इनिशियल कॉस्ट है। फिर कॉमर्शलाइजेशन है उसमें बहुत सारा। फिर लोकेशन कॉन्स्टेंट्स है, ऐसी जगहों पे मिलता है कि मशीन ले जाना मुश्किल है। सिस्मिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल गैप्स अपने पास तो है ही कि उस टेक्नोलॉजी को अपन कैसे निकाल सकें। लिमिटेड अवेयरनेस भी है लोगों के पास, और पॉलिटी भी सर्टेन नहीं बनी हुई है कुछ, और रिस्क ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ों के साथ चैलेंजेस है। इसके बाद हम हाइड्रोजन ऊर्जा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक। तो हाइड्रोजन ऊर्जा में तो ऐसा कलर चूज हो गया है कि हाँ, एक स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यहाँ हाइड्रोजन का उपयोग बिजली उत्पादन, परिवहन, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस, स्टीम रिफॉर्मिंग
बायोमास गैसिफिकेशन जैसी विधियों के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इसमें जो पानी होता है ना, उसको बॉयल किया जाता है अलग अलग विधियों से, और उससे फिर जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसका यूज करते हैं एनर्जी फॉर्म करने में। बट वो इतना आसान नहीं है, वरना सोचिए कितना अभी तक हो जाता है। इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या है? एबंडेंट रिसोर्सेज, ठीक है ना। इंडियाज़ वास्ट सोलर एंड विंड रिसोर्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए पहले एक बार इसमें टाइप अगर दिए होंगे तो, हाँ जैसे मैंने इधर टाइप बताएं, ठीक है। अब अगर एक बार टाइप देखेंगे आप तो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और टर्किश हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, जो ब्लू हाइड्रोजन है ना, वो नेचुरल गैस बेस्ड विथ कार्बन कैप्चर रिड्यूसिंग एमिशन से बनता है। तो नेचुरल गैस बेस्ड, जो गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके थ्रू बनता है। फिर जो जीरो कार्बन एमिशन होता है इसे, मतलब कि सोलर और विंड, इस एनर्जी के थ्रू इसका जनरेशन होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हाइड्रोजन बन रहा है जिसको बनाने के जीरो एमिशन हुआ है। फिर ग्रे हाइड्रोजन, हाई CO2 एमिशन हो रहा है इसमें फ्रॉम नेचुरल गैस विदाउट कार्बन कैप्चर, ठीक है। इसमें कार्बन कैप्चर भी नहीं होता, इसमें कार्बन कैप्चर हो रहा। और टर्किश हाइड्रोजन में क्या होता है, मीथेन पायरोलिसिस प्रोड्यूसर सॉलिड कार्बन क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप होता है, और इसमें पिंक भी होता है, ठीक है, और पर्पल भी होता है, ऐसे और टाइप भी होते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, तो ये बोल रहा है कि जो एबंडेंट रिसोर्स, एक मिनट, ठीक है, इंडियाज वास्ट सोलर एंड विंड रिसोर्स है, जिससे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं। फिर डीकार्बनाइजेशन हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ठीक है, मतलब स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में। फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस, डोमेस्टिक हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या करेगा, हमारा जो जो हम डिपेंडेंट है किसी फॉसिल फ्यूल्स पे, इस चीज़ पे हमारी इंडिपेंडेंस बनाएगा वो। फिर इंडस्ट्रियल डिमांड जो है उसको मैच करेगा वो। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इससे बढ़ेगा, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगर आप देखें कि चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस ये हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है। एक चीज़ सिंपल से बात करिए कि जैसे मान लीजिए ये मैंने नोट्स बनाई है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, डेटा ढूंढा होगा, ठीक है। इसके डेटा ढूंढा होगा, फिर मैंने इसमें किपलिंग मेथड लगाई होगी, ठीक है ना, कि 5W+1H। अब सब में तो बैठती नहीं है, पर फिर भी किसी में ये लगाने के बाद फिर मैंने उसको, जैसे पहले मैंने पोटेंशियल लिखा है, उसके बाद फिर मैंने स्कीम्स लिखी है, फिर उसके बाद मैंने चैलेंजेस लिखे हैं। तो एक ये सीरीज है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए इसको मैं कि ये आपके सामने जो मैंने इसको पेश कर रहा हूँ, एक सरल रूप में पेश कर रहा हूँ, पर इसी को ही अगर मैं जटिल रूप में पेश कर रहा होता, फिर आपका दिमाग उसको प्रोसेस करके सरल बनाए तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता, आप क्यों ही देखते इसको। लेकिन फिर ये बनाना, फिर उसके बाद ये स्लाइड्स बनाना, इस तरीके से स्लाइड्स बनाना जिसमें हम अपने पेपर में सीधे उस तरह की चीज़ें उतार सकें, तो वो ये दिख सरल रहा है ना। यही चीज़ बनाने में इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि अब आप कभी बार बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब उसमें जीरो पॉल्यूशन होगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगेगी। फिर उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू आएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप तो है ही, लिमिटेड रिफ्यूलिंग स्टेशन हैं और पाइपलाइंस है। फिर एनर्जी लूजेस, जो एफिशिएंसी लूजेस होगा ड्यूरिंग कन्वर्जन एंड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लूज होगा, जैसे कि मान लीजिए ना आप 1 लीटर, जैसे 100 लीटर का कोई टैंक है, वो पानी लेकर के जा रही है दूसरी जगह, तो 10 लीटर तो वो छलक ही जाता है, गिर जाता है रास्ते में, क्योंकि रास्ते इतने अच्छे हैं हमारे यहाँ पे, टाइल्स वाले रास्ते हमारे यहाँ। फिर पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो नीड फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट। अभी वो सिर्फ और सिर्फ सोलर और विंड में ही सीमित हो रखा है, जो कि इसके बाद हमने टाइप देख लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है उसमें फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस, वो हम इसके बाद देख लेंगे। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग क्या है, कच्चे कृषि उत्पादों को विभिन्न भौतिक, रासायनिक, जैविक तरीकों से उपभोग योग्य खाद्य पदार्थों में बदलना है। यही खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है किसी में प्रोसेस करके उसकी जो मूल अवस्था है उसमें बदल के उसको इस तरीके से तैयार करना है कि हम उसका अलग यूज कर सकें। इसमें सफाई, छटाई, संरक्षण, पैकेजिंग, सेल्फ लाइफ बढ़ाना, स्वाद, सुरक्षा बढ़ाने के लिए मूल्य संवर्धन शामिल है, ठीक है।
इसके बाद आप देखेंगे कि जो खाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में क्या स्थिति है उसकी। तो देखिए जैसे आपको मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है, तो जैसे मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, ठीक है, तो अल कबीर जो है वो मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग कंपनी है। फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग देखेंगे आप तो मत्स्य फेड, IFP एग्रो। फिर बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में देखेंगे तो ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले, ये सब कंपनियां दिख जाएंगी आपको। स्पाइसेस में देखिए MDH मसाले, गोल्डी मसाले, जहाँ जहाँ रिश्ते बनाए, एवरेस्ट, कैच, ये सब स्पाइसेस प्रोसेसिंग है। ग्रीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ITC, ग्रेन प्रोसेसिंग, ठीक है, और आशीर्वाद आटा, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में सफल, किसान टोमेटो केचप, ठीक है, ये सब दिख जाएगा। डेयरी इंडस्ट्री में अमूल, फिर मदर डेयरी, सांची, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल है। बेवरेजेस इंडस्ट्री में जैसे टाटा टी, कोका कोला, पेप्सी, तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं किस चीज़ में, फूड प्रोसेसिंग है। अब फूड प्रोसेसिंग में स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो पहला प्राइमरी, फिर दूसरा सेकेंडरी, फिर तीसरा टर्सरी। अब प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप ये गेहूँ है, ठीक है, सिर्फ गेहूँ से भी समझते हैं और भी किसी चीज़ से समझ लेंगे, पहले गेहूँ है। ये हुआ अपना गेहूँ, ठीक है, वीट। अब ये प्राइमरी स्टेज में क्या होगा इसमें कि इसको हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमारे घर में गेहूँ आता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको उसकी धुलाई करती हैं, ठीक है, फिर धुलाई करने के बाद उसको क्या करती हैं, धूप में सुखाती हैं, फिर धूप में सुखाने के बाद उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करती हैं, ठीक है। तो धुलना धुलना सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, सब पहली स्टेज है, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, अच्छा पिसाई करा लेना भी दूसरी स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, कन्वर्ट्स रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू ईडेबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिसाई करा, फिर इससे हमने रोटी बना ली। अब ये इसकी सेकेंडरी स्टेज हो गई, पिसाई करा के रोटी बना लेना, ठीक है, ईडेबल हो गया। अब टर्सरी स्टेज में क्या होगा कि प्रोड्यूसेस रेडी टू ईट कन्वीनियंस फूड, ठीक है, मतलब कन्वर्ट्स रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू ईडेबल प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही साथ टर्सरी स्टेज में क्या होगा कि हम इसे मतलब देखिए सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि हम इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। हाँ, इसमें रोटी नहीं आएगी, सेकेंडरी स्टेज में हमने इसका फॉर्म चेंज कर दिया। मतलब जैसे इसका फॉर्म था अभी ठोस था, ठीक है, अभी भी ठोस है, लेकिन अभी इसको हमने भुरभुरा कर दिया पीस के, ठीक है। अब टर्सरी स्टेज में इसका क्या होगा, जैसे हमने इससे चाहे तो हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज करके हमने केक बना लिया, चाहे हम बिस्किट बना लिए, ठीक है, चाहे तो हमने इससे रोटी बना ली, फिर एटसेट्रा सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती है, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। इसके बाद अगर हम देखें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, सेकेंडरी में बेकिंग ब्रेड, मेकिंग चीज़, ठीक है, टर्सरी में आपका पैकेज स्नैक्स, इंस्टेंट मील्स, जैसे आप रियल के जूस हैं, ये सब आते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रूट है, तो फ्रूट कोई होगा, इसको धुल लिया गया यहाँ पे, उसके बाद उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसका जूस बना लिया गया, फिर यहाँ पे बढ़िया से पैकेजिंग करके मार्केट में बेच दिया गया। इसके बाद चैलेंजेस क्या है इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे पहला चैलेंजेस तो ये है कि जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग, पॉलिसी चेंजेस, ये सारी चीज़ें, फिर एक्सपोर्ट बैरियर्स है कुछ, तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्वालिटी नॉर्म्स हैं, है ना, तो FSSAI जो है, FSSAI जो है, ये इन पे कुछ ना कुछ चीज़ें लगाता रहता है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी है ये। फिर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं कुछ, फिर हाई प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रोड्स, इनसफिशिएंट पावर सप्लाई, ठीक है, कंज्यूमर की कम अवेयरनेस है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ट्रेंड पर्सनल शॉर्टेज, क्वालिटी कंट्रोल, फिर लो मैकेनाइजेशन, आउटडेटेड टेक्निक्स, फिर इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज डिफिशिएंसी, ये सब चैलेंजेस इसके सामने। इसके बाद हम देख रहे थे हमारे में है टॉपिक क्या, इंडस्ट्रीज़। जैसे देखिए, और अभी आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ वाला टॉपिक है पूरा, ठीक है, इसमें अभी हमें कितना पढ़ना बचा है, हाँ बस ये हो गया, कुछ 16-17 स्लाइड्स और बची हैं, ठीक है। तो देखिए हमें देखना है आयरन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ देख लिया। इसके बाद अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो आयरन है, आयरन इंडस्ट्रीज़ है,
ऐसे फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है। तो इस तमाम चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है। तो देखिए आयरन इंडस्ट्री, तो लोकलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले मतलब ये इसका मतलब हमने शुरू में देख लिया था कि आयरन जो है उसकी माइंस कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री के कहीं पे इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब रीजनेबल होते हैं, कि वो उसके रीजन होते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश की जाएगी। जैसे कि आप देखिए कि आपने क्या किया, आपको एक कोचिंग खोलनी है, तो आप एक गांव में कोचिंग तो नहीं खोलेंगे ना, अनटिल अगर आपका आपका उद्देश्य है कि मेरे को एमपीपीएससी के बच्चों को कोचिंग पढ़ानी है या वट एवर जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, 12th तक का पढ़ाना है, पर उस गांव में 8th तक का ही स्कूल है। तो अब उस गांव के ज़्यादातर बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे, या फिर आप ये देखिए कि आप उन बच्चों को पढ़ाने को, तो आप ये देखेंगे कि मेरे को 12th तक के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपके पास 9th 10th 11th 12th के बच्चे ही नहीं है। तो आपका जो कस्टमर बेस है वो ही इतना हल्का है, तो आप उधर फिर उसकी जगह कोई और जगह ढूंढेंगे जहाँ पे आपको कस्टमर मिल जाए, प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाए, इसके बाद फिर आपको कुछ जो सामान चाहिए वो सब मिल जाए, तब तो आप किसी अच्छी जगह पे इस्टेब्लिश हो पाएंगे ना। तो ऐसे ही अगर हमें आयरन इंडस्ट्री लगानी है तो भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए ना। तो आयरन और होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको पिघलाने के लिए कोल और कुकिंग कोल होना चाहिए, और लाइमस्टोन और डोलामाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो। दूसरा, जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स हो तो उसके बाद फिर क्या है कि हम उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए और फैक्ट्री से मार्केट तक भेजने के लिए रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, ये सब की व्यवस्था हो। इसके बाद जब ये सब हो जाए तो मार्केट डिमांड हो भाई साहब, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में होगी, तो मार्केट डिमांड से मैटर करती है। और प्रॉक्सिमिटी टू एनर्जी सोर्स, जैसे इसको झारिया कोल्ड फील्ड से एनर्जी मिलती है और रानीगंज कोल्ड फील्ड से भी एनर्जी मिलती है। और अगर रिवर का देखा जाए तो जैसे कि स्वर्णरेखा नदी आपको जमशेदपुर के आसपास मिल जाएगी, फिर महानदी मिल जाएगी। तो जो मोस्टली जो आयरन और जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ मोस्टली हम ये स्टील इंडस्ट्री की ही बात चल रही है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर जो जो प्लांट्स है, जो जहाँ पे स्टील प्लांट है, जैसे भिलाई का हो गया, राउरकेला का हो गया, उनके आसपास नदियाँ भी हैं। तो ये रीजन्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी के, ठीक है, कि लोकलाइजेशन होने के रीजन क्या है। अब देखिए जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, तो आप तो एक चीज़ देखिए, जैसे देखिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था प्लस थर्ड 5 ईयर प्लान था, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बोकारो, फिर आपका भिलाई, बोकारो आपका कहाँ, वेस्ट में, ये आपका बोकारो आपका झारखंड में है, ठीक है। बोकारो हो गया, आपका भिलाई हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया राउरकेला, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका दुर्गापुर, फिर आपका सलेम, ठीक है। तो ऐसे करके ये स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में या फिर 5 ईयर प्लान में सलेम लगी थी, बाकी दो और दूसरी तीसरी में बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब लगी, ठीक है। अब जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, ये सोवियत जो यूएसएसआर था उसकी सहायता से 59 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर जो राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से 59 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर जो दुर्गापुर स्टील प्लांट था ये ब्रिटिश की सहायता से 65 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर जो बोकारो था ये भी यूएसएसआर की सहायता से 72 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट था, ये 1982 में आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ। और सलेम स्टील प्लांट था, ये तमिलनाडु में 82 में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये कुछ फेमस पावर प्लांट हैं, ठीक है। भिलाई जैसे छत्तीसगढ़ में पड़ता है, रायपुर के पास। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप, एक भारत में सीमेंट उद्योग, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, अच्छा उसमें स्टील इंडस्ट्री देख ली हमने, अब सीमेंट वाला है। तो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का क्या कारण है, तो पहली बात तो कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। तो कच्चा माल चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, मिट्टी और सेल चाहिए, और साथ ही साथ में आपको क्या चाहिए, ऐश चाहिए जो पावर प्लांट से निकलती है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ चूना पत्थर बहुत होता है, और मध्य प्रदेश सेकंड है लाइमस्टोन में। फिर राजस्थान में जिप्सम मिल जाता है और गुजरात में मिल जाता है, और मिट्टी और सेल तमिलनाडु, कर्नाटका में मिल जाते हैं। ऊर्जा स्रोत से निकटता होनी चाहिए, तो कोयला क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड के पास कोयला आधारित संयंत्र है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपके आसपास वहाँ पे एनर्जी सोर्स भी तो होना चाहिए ना। नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों की ओर बदलाव,
तो आप ऊर्जा स्रोत से निकटता होनी चाहिए उस प्लांट की। फिर परिवहन, तो कुशल रसद के लिए रेलवे लाइनों, राजमार्गों, बंदरगाहों के पास स्थित संयंत्र होने चाहिए। जैसे गुजरात में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है तटीय शिपिंग से लाभान्वित होता है। इसके बाद अगर हम बाज़ार की मांग करें तो आप कोई चीज़ तभी बनाएंगे ना जब उसकी डिमांड हो। तो निर्माण, बुनियादी ढांचा, आप जहाँ देखिए किसी बड़े शहर में चले जाइए तो आपको इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी मिल जाएंगी, और मतलब वो ओवर डेवलपमेंट टाइप से चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास प्रमुख संयंत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज है कुछ, और गवर्नमेंट कुछ प्रोत्साहन भी देती है। तो पिछड़े क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। हरित सीमेंट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है। अब ऐसा होने लग गया है कि जो ऐश है, जो कि कहाँ से निकलती है, आपका जो पावर प्लांट्स होता है तो उनसे जो ऐश निकलती है वो अब सीधे उसका यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। और उससे बहुत मतलब उससे क्या होता है, जो वो ऐश है वो भी बेचने जाती है, और उससे ब्रिक्स भी बन जाती है और सीमेंट भी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया या इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 1923 में ACC कैमोर सीमेंट इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1986 में JP सीमेंट, ठीक है, रीवा में इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1997 में प्रिज्म सीमेंट इस्टेब्लिश हुआ। फिर 98 में बिरला कॉरपोरेशन, ये सतना में आपको मिल जाएगा। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट ये धार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नीमच में भी इंडस्ट्री है, मंदसौर में भी इंडस्ट्री है, और मुरैना में भी आपको मिल जाएगी क्या, ये सीमेंट पावर प्लांट। तो सीमेंट इंडस्ट्री मिल जाएगी। तो ये एक आपको बेसिक याद रखना है। फिर MP के अलावा जब अगर आप इंडिया में देखने जाएंगे तो आपको 36 में, यहाँ पे अगर आप 1923 लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपको डालमिया भारत सीमेंट 39 में देखने को मिल जाएगा। 79 में आपको श्री सीमेंट देखने को मिल जाएगा। 83 में अंबुजा सीमेंट है ना। 2000 में अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये तमाम चीज़ें आपको इंडस्ट्रीज़ आपको जो है इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। अब चैलेंजेस क्या हैं सीमेंट इंडस्ट्री के, तो सबसे पहले चैलेंजेस तो है टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। तो जो प्लांट की एफिशिएंसी है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, वो सब नहीं है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करती है उस जगह के, ठीक है, क्योंकि PM 2.5 ये जनरेट होता है। इसके बाद रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी, जिप्सम सप्लाई, ये भी धीरे धीरे कम होता है। देखिए जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है सीमेंट में कि जब आप सीमेंट को रेत के साथ मिला करके, पानी के साथ मिला करके घोल बनाते हैं, और फिर जब उसको हम जैसे किसी फर्श में हम जब प्लास्टर करते हैं तो वो सीमेंट को धीरे धीरे करके जमाए, है ना, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है जिप्सम का। फिर कंपटीशन एंड प्राइसिंग प्रेशर, ठीक है, तो प्राइस वॉर्स, मार्केट कंपटीशन, ये चीज़ें हैं। फिर कंस्ट्रक्शन डिमांड कभी कभी फ्लक्चुएट होते रहती है ऊपर नीचे, इसको हम उतना चैलेंज नहीं मानेंगे। वाटर स्कैरसिटी, तो कूलिंग नीड्स, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। हाई एनर्जी कंजम्पशन, इंक्रीज कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इसका, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, हैवी वेट, ठीक है। फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, माइनिंग रिस्ट्रिक्शन, तो ये सब इसके चैलेंजेस हैं सीमेंट इंडस्ट्री के। अब हमें अगला देखना है पेपर मिल, ठीक है। तो जो पेपर इंडस्ट्री उसके बारे में देखिएगा आप। तो पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल आपको चाहिए क्या, लकड़ी चाहिए, पल्प चाहिए, एग्रीकल्चरल सोर्सेस चाहिए, ये सब रॉ मटेरियल है इसके लिए। फिर आपको एक मार्केट चाहिए, तो प्रॉक्सिमिटी टू अर्बन सेंटर्स फॉर डिमांड फुलफिलमेंट, ठीक है, क्योंकि अर्बन सेंटर इसलिए चाहिए कि वहाँ न्यूज़पेपर छपना है, ठीक है, वहाँ पे लोगों को लिखना है, बुक्स छापनी है, कॉपी चाहिए, तो ये सब की डिमांड है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिल्स, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। वाटर सप्लाई चाहिए, क्योंकि वो जो पल्प होता है ना, उसको पूरा उस टाइप से बनाने के लिए, उसकी लुगदी बनाने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ओपीएम, ओरियन पेपर मिल, जो आपको यहाँ पे मिलेगी साइड बुढ़ार पे, अमलाई पे, साइडोर के पास मिलेगी, तो उसके बगल से सोन नदी गुजरती है, तो वाटर सप्लाई वहीं से मिलती है उसको। फिर एनर्जी सप्लाई, नीड फॉर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी इन ऑपरेशंस, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट, रोल ऑफ सब्सिडीज इन इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, ठीक, तो ये याद रखना है आपको। अब हम देखें अगर कि चैलेंजेस क्या हैं पेपर इंडस्ट्री के, तो चैलेंजेस तो होंगे, जैसे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन
wood pulp leads to deforestation and supply constraints, high production costs, dependence on imported pulp, and fluctuating energy prices increase expenses. अगर वो जो पोर्ट जो पल्प है उसको अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो थोड़ी सी डिमांड में कमी आ जाती है। डिजिटल मीडिया से कंपटीशन है, देखिए आज के ज़माने में इन शॉर्ट्स, दैनिक भाग, ये सब कुछ डिजिटली हो चुके हैं, तो फिर मतलब डिमांड और सप्लाई का जो मैच है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हो रही है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है ना, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर पेपर मिल। फिर इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है पूरा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है जैसे हाई वाटर कंजम्पशन एंड पॉल्यूशन इम्पैक्ट सस्टेनेबिलिटी। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल समस्या जैसे आउटडेटेड मशीनरी, रिड्यूस एफिशिएंसी एंड इंक्रीज वेस्ट, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग चैलेंजेस, तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइकलिंग अफेक्ट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, इनएडुकेट लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट रॉ मटेरियल सप्लाई एंड डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रीब्यूशन, और स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज। तो ये सब इसके सामने चैलेंजेस हैं आपके पेपर इंडस्ट्री के सामने। इसके बाद अगर आप देखें तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं कुछ, तो कौन कौन सी भाई, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन, इस्टेब्लिश 1970, ये क्या करती है, ऑपरेट्स पेपर मिल्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेपाल लिमिटेड 1947 में, इंडियाज़ फर्स्ट न्यूज़ प्रिंट मिल। फिर बल्लारपुर इंडस्ट्रीज वंस अ मेजर प्लेयर बिफोर प्राइवेटाइजेशन। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल, ये आपका नर्मदापुरम में है। फिर तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, आई स्टेट गवर्नमेंट इंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली पेपर, ठीक। अब इसके बाद हमें शुगर इंडस्ट्री के बारे में देखना है, ठीक है। अब पेपर इंडस्ट्री के बाद अब हम अगला टॉपिक है शुगर, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री वाले में हमें देखना है कि जो इसके लोकलाइजेशन है शुगर इंडस्ट्रीज़ का, तो शुगर इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन जो है उसके बारे में देखना है कि रीज़न क्या है इसका, ठीक है। तो जैसे देखिए कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अब शुगर के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, ठीक है। तो अब गन्ना कहाँ होगा जहाँ पानी होगा, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है। दूसरा वाटर अवेलेबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, इंसेंटिव, सब्सिडीज, एफआरपी, ठीक है। जैसे एमआरपी होता है अन्य 24 फसलों के लिए, वैसे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, ये होता है एफआरपी। क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लोमी सॉइल्स, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। फिर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु, ये सब एरिया। फिर लेबर सप्लाई, ठीक है, तो लार्ज वर्क फोर्स, चीप लेबर, ये दोनों होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू रेलवेज, हाईवेज, मार्केट्स, ये सब पास पास बढ़िया होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन सी जगह है जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री अच्छे स्तर पर है, तो जैसे नरसिंहपुर में देखेंगे आप, जैसे करेली है, उधर गन्ना उत्पादन बहुत होता है। फिर बालाघाट है, जो फिर सतना, छतरपुर, मुरैना, इन जगहों पे अगर आपने पान सिंह तोमर की मूवी देखी होगी तो उनकी लड़ाई शुरू होती है गन्ने की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि मेजर सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडियन स्टेट, तो यूपी में जो आपका मुजफ्फरनगर वाला एरिया है वहाँ से, मतलब वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में। फिर तमिलनाडु में अच्छे खासे स्तर पे होता है शुगर की इंडस्ट्री भी वहाँ है। फिर आपका बिहार हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नासिक जाएंगे तो वहाँ पर उस साइड वाले एरिया में बहुत पाएंगे शुगर इंडस्ट्रीज। अब चैलेंजेस क्या है शुगर इंडस्ट्रीज़ के, तो चैलेंजेस ये है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, वाटर पोल्यूशन बहुत होता है, उससे वेस्टेज पानी निकलता है, खुद रिवर्स में जाकर के मिलता है। फिर शॉर्ट प्रोसेसिंग सीजन, ठीक है, एफिशिएंसी इशू है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 1 साल लग जाते हैं शुगर केन को, ठीक है। फिर हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका, राइजिंग इनपुट कॉस्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, फिर लो शुगर रिकवरी रेट है। द कंपेरिजन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमारे पास 100 किलो गन्ना है ना, तो उससे जो शक्कर निकल रहा है वो रिकवरी रेट बहुत कम है। फिर कंपटीशन फ्रॉम अल्टरनेटिव स्वीटनर्स, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। फिर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स, एमएसपी इम्पैक्ट पड़ता है। एमएसपी मतलब यहाँ पे एफआरपी देते हैं हम,
पर एमएसपी का जो है ना प्रभाव, जैसे उधर 24% में देते हैं तो इधर कम मिलता है, ये दिक्कत है। डिलेड पेमेंट्स टू फार्मर, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आते हैं उनके सामने, फ्लक्चुएटिंग शुगर केन प्रोडक्शन, इरेगुलर मानसून, ड्रॉट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके साथ ही साथ जो अपना आपका जो फार्म है, खेत है, वहाँ से जो जहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ पे लेके जाना है, दोनों बीच में बहुत दूरी है। फिर इसके बाद अगर आप देखें कि कॉटन इंडस्ट्री में हम आते हैं, तो कॉटन इंडस्ट्री जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बारे में, तो उसके लोकलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट होना चाहिए, तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, ये सब चाहिए। फिर फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस अच्छा होना चाहिए। फिर स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सब लोकलाइजेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें कि हमें आयरन मतलब जो इंडियन स्टेट्स हैं और सिटीज़ हैं जहाँ पे टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ये सब महाराष्ट्र देखेंगे तो नागपुर, मुंबई, सोलापुर ये वाला एरिया, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तिरुपपुर, इरोड, कोयम्बटूर वाला एरिया, वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे तो आपको कोलकाता, हावड़ा वाला एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। राजस्थान में आप जाएंगे तो जयपुर, भीलवाड़ा मिल जाएगा। कर्नाटका साइड अगर आप जाएंगे तो बेंगलुरु, मैसूरू में आपको मिल जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गुजरात में आपको अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में आपको उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर में मिल जाएगा। यूपी में आपको कानपुर, आगरा में, एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है। फिर पंजाब में लुधियाना, अमृतसर में, लुधियाना बहुत फेमस है अपने जो विंटर क्लॉथ्स के लिए। आंध्रा और तेलंगाना में हैदराबाद, गुंटूर, वारंगल, इन सब जगहों पे आपको मिल जाएगी चीज़ें। इसके साथ अब कॉटन प्रोडक्शन जो है उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, तो वो भी कॉटन जो है वो मानसून पर डिपेंडेंस है, कि जब कॉटन अच्छे से नहीं होगा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से नहीं चलेगी। फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन है, तो जो बॉल वॉर्म है एंड पेस्ट है निगेटिवली इफेक्ट करते हैं इसके प्रोडक्शन को। फिर प्राइस फ्लक्चुएशन है ना, सिंथेटिक फाइबर, इन सब की वजह से। फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मैनी मिल्स यूटिलाइज इनएफिशिएंट मशीनरी, पुराना ज़माने का वही खटारा यूज़ कर रहे हैं। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न है, हाई वाटर एंड पेस्टिसाइड यूज़ इशू पैदा करते हैं। फिर लो प्रोडक्टिविटी, इंडियाज कॉटन यील्ड इज बिलो ग्लोबल एवरेज। ठीक। फिर हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो एक्सपेंसिव इनपुट्स रेज ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, तो चीपर अल्टरनेटिव क्या करता है, डिमिनिश कॉटन डिमांड। ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर है ना उससे क्या हो रहा है, सिंथेटिक फाइबर जब से आ गया तो कॉटन कौन उगाए, फिर कौन कॉटन उगाए, फिर उसके बाद कौन उसकी मतलब प्रोसेसिंग करे और फिर कपड़ा बनाए, इससे तो सिंथेटिक फाइबर तो वही काम कर दे रहा है कॉटन की जगह पर। तो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, इसके बाद आप देखेंगे ट्रेड पॉलिसीज एंड इम्पोर्ट कॉम्पिटिशन। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके चैलेंजेस है। तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक का स्लाइड प्रिंट होता है। एक छोटा सा ऊर्जा संकट का टॉपिक बचा है, वो भी कंप्लीट कर लीजिए आप, तो आपका पूरा यूनिट 3 जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ऊर्जा संकट वाले टॉपिक में सबसे पहले तो हमें देखना है कि ऊर्जा संकट की डेफिनेशन क्या है। तो ऊर्जा संकट जो है ऐसी स्थिति है जिसमें ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति जो है मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। बस समझ लीजिए डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो जो डिमांड, जितनी डिमांड, जैसे डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। तो डिमांड और सप्लाई जो है ये मैच नहीं हो पा रही है, इस वजह से इस चीज़ को ऊर्जा एनर्जी क्राइसिस बोला जाता है। ऊर्जा आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन जो है आपको ऊर्जा संकट कहलाता है। अब भारत के ऊर्जा संकट से निपटने में क्या चुनौती है, तो ठीक है, पर रीजन क्या है इसके भारत में ऊर्जा संकट होने का। तो पहला तो रीजन है कि संसाधन का क्षरण, जीवाश्म ईंधन जैसे सीमित ऊर्जा संसाधनों की समाप्ति से समग्र ऊर्जा आपूर्ति में गिरावट आई है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, 150 करोड़ के आसपास हम पहुँच गए हैं। ठीक है। दिन भर 24/7 इंसान को एनर्जी चाहिए जब जरूरत भी नहीं है। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ऊर्जा अवसंरचना का अपर्याप्त वित्त पोषण, रख रखाव बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। फिर भू राजनीतिक कारण, राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, भू राजनीतिक तनाव ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन और वितरण को बाधित कर रहे हैं। जैसे कि जियोपॉलिटिकल, मतलब जैसे कि आपका ईरान के साथ कुछ लफड़ा हो गया यूएसए का, अब यूएसए ईरान पे सैंक्शन लगा देगा
अब हमको ईरान सस्ते दर पे पेट्रोल दे देता है, लेकिन अब वो देगा नहीं और हम ले नहीं सकते, तो उससे दिक्कत आएगी। फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो पावर प्लांट्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। डैम फूट जाते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। फिर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स है कुछ, तो जैसे उन्नत प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी है, तो उसका विकास अपनाने में जो देरी हो रही है, उससे दिक्कत आ रही है। फिर इन्वायरमेंटल के कुछ रूल्स हैं, जिसके कड़े नियम हो जाने की वजह से कुछ जगहों पर एनर्जी प्रोडक्शन जो हो जाना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, जैसे बाजार में उतार चढ़ाव, राजनीतिक घटना, आर्थिक स्थितियाँ, वैश्विक आपूर्ति, मांग असंतुलन, इन सब की वजह से बाजार में इंस्टेबिलिटी रहती है, के भी कारण है कि एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रखा है। ठीक है, अब भारत के ऊर्जा संकट से निपटने में क्या चुनौती है? तो ये है, पहली बात तो इंडिया में सीमित ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, और हम अभी भी आयात पर निर्भर है। ठीक है, तो जबकि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मतलब ये है कि जो हमारे पास देखो, जो करेंटली डिमांड है, उसको तो रिन्यूएबल एनर्जी पूरी नहीं कर सकता, नॉन रिन्यूएबल ही पूरी कर पाएगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज आपको, जैसे शुगर बोला जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर आप कहीं धूप से आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बीपी लग रहा है, एनर्जी लो लग रहा है, तो अगर आप तुरंत ही मतलब एक गिलास पानी 2-3 चम्मच डाल के पी लेंगे, तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, भले फुल पैक है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ दे देगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी ये है कि सौर ऊर्जा के लिए उसको बहुत डेवलपमेंट करना है, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी और एडवांसमेंट है अभी आगे जो करना है। तो इस वजह से ये चैलेंजेस है कि इंडिया में सीमित ऊर्जा संसाधन है, इस वजह से चैलेंज है कि ऊर्जा संकट से निपटने में। फिर खराब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिजली कटौती, ब्लैकआउट, ये सब चीज़ों से ग्रस्त रहता है। खराब ऊर्जा बुनियादी ढांचा है, देश के ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मतलब खराब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एनर्जी का, वो सबसे बड़ी समस्या है। अच्छे से ट्रांसमिशन के लिए ग्रिड डेवलपमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, जो बिजली है उसका रास्ते में बहुत ज़्यादा हरास हो जाता है। फिर अपर्याप्त निवेश है, तो ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, जो कि पर्याप्त निवेश है। इसके बाद राजनीतिक और नियामक बाधाएं हैं कुछ। ऊर्जा क्षेत्र अत्यधिक विनियमित है, ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों में महत्वपूर्ण राजनीतिक बाधाएं हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को अपनाने में धीमा रहा है, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और मंत्रालयों के समन्वय की कमी है। ठीक है, जो अन्य मंत्रालय है उनका एक है, मतलब वो और मतलब देखिए, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और उसके बाद जो और मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, तो इन तमाम का आपस में कोलैबोरेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। फिर क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन चीज़ें बदलती जा रही है, और हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमें बहुत दिक्कत आएगी, जो हम एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं उसको मैच करने में। तो इसलिए एनर्जी क्राइसिस जो है, संकट जो है भारत में बना रहेगा, और भारत दूर करने में उसमें अभी चुनौतियाँ साथ पेश कर रहा है। तो क्या किया जा सकता है? तो पहले तो हम ये कर सकते हैं कि घरेलू अन्वेषण उत्पादन में निवेश करें, स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने विकल्पों का मूल्यांकन करें। ठीक है, अब जैसे कुछ तलछटी घाटियाँ हैं जहाँ हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं। ठीक है, तो श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, ऐसी 4 है, ऐसी 26 तलहटी है ना, जहाँ 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और उस श्रेणियों से अगर हम हाइड्रोकार्बन्स निकालेंगे, तो हमारी एनर्जी क्राइसिस जो है मीट हो सकता है। तो कोयले की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि आय पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयले की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। वह कैलोरी मान को बढ़ाना और राख की मात्रा को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। फिर नवीकरणीय ऊर्जा को हमें और प्रोत्साहित करनी चाहिए, सौर, पवन, पनबिजली, इनकी व्यापक संभावनाएं जो है, जो मौजूद है, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। फिर उसके बाद ऊर्जा अवसंरचना का विकास करना चाहिए, तो ऊर्जा के कुशल पारेषण वितरण को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ में कोयला आयात को कम करना चाहिए, ताकि हम भी नॉन रिन्यूएबल जो है उसको अच्छे से बढ़ा सकें। फिर 2 टाइम जोन बनाने चाहिए, इससे क्या होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे सुबह हो, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना, कि जो सन जो है, जो सेट होता है, सनसेट जो होता है, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है, ठीक है, और कोई रहता है राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में रहता है। अब ये व्यक्ति जो है, इसके यहाँ सनराइज हो गया सुबह के 4 बजे ही हो गया, गर्मी में तो 3 बजे ही हो जाता होगा। ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जहाँ दोपहर के 2:30 बजे ही सनराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3-4 बजे सनराइज हो गया।
अब 3-4 बजे सनराइज हो गया, तो यहाँ पे रात भी कैसे होगी, जल्दी हो जाएगी ना, ठीक है। राजस्थान में अगर शाम के 7 बजे रात हो रही तो यहाँ पे 4 बजे हो जाएगी। तो ये लोग जो है ऑफिस, लेकिन ऑफिस कोई जनरली कोई ऑफिस है सरकार का, वो मान लीजिए 6 बजे बंद होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ऑफिस की लाइट है वो कितने बजे से, 3 बजे से चलनी चालू हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में 6 बजे तक हो सकता है लाइट जलाई न पड़े। तो इस वजह से ये जो टाइम, 2 टाइम जोन बन जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो ऑफिस टाइमिंग है अरुणाचल प्रदेश वाला और राजस्थान वाले की ऑफिस टाइमिंग है वो वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से हो जाएगी। फिर हमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहिए। इस रिजर्व बनाने से क्या होगा कि जब प्राइस जो है बढ़ जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एनर्जी मिक्स करना चाहिए, जैसे कि हमें सोलर एनर्जी से प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, विंड एनर्जी से प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल में भी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम करके और रिन्यूएबल में और बढ़ाना चाहिए। ब्लेंडेड वो करना चाहिए, जैसे कि एनर्जी ब्लेंड करना चाहिए कि मिक्स, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ 2010 में 84% फौजी फ्यूल से होता था और 16% रिन्यूएबल से। 2020 में 23% हो गया रिन्यूएबल का और 50% के आसपास 2023 का लक्ष्य है हमारा। तो इस हिसाब से ये एनर्जी मिक्स है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारा पेपर 1 पार्ट बी का यूनिट थी पूरा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।